साथियों नमस्कार, मैं गणेश शर्मा, डिप्टी कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, आपके अपने यूट्यूब चैनल एथिका एजुटेक में स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं बात करने जा रहा हूं राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2024 के बारे में। आपने जो मैंने इससे पहले राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम का जो वीडियो डाला था उसको काफ़ी लोगों ने सराहा, काफ़ी लोगों ने प्रशंसा की और बताया कि अच्छे वीडियो आप डाल रहे हैं, ये लगातार डालते रहिएगा। इसमें बेसिकली उद्यमी हैं, हमारे औद्योगिक एसोसिएशन के प्रतिनिधि हैं, आपके चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं, टैक्स एडवोकेट्स हैं, कंसल्टेंट्स हैं और साथ में विभागीय अधिकारी और कर्मचारी भी हैं जिन्होंने भी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स का हमारा पुराना वीडियो देखा तो उन्होंने बताया कि आपने अच्छा एक्सप्लेनेशंस किया है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अभी राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम हमारी 2024 की गाइडलाइंस राजस्थान सरकार के द्वारा जारी की गई है। इसमें प्रोसीजरल गाइडलाइंस है। ये जब राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम कैसे इम्प्लीमेंट होगा इसके बारे में ये बताया गया है। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है क्योंकि जब आप राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के अंतर्गत कई प्रकार की छूटों के लिए, अनुदानों के लिए आप आवेदन करेंगे तो आपको आवेदन कैसे करना है इसके बारे में जानकारी है। साथ में फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस मतलब एफएक्यूज भी दिए गए हैं जो आपकी कई शंकाओं का समाधान करेंगे। साथ में हम भी कुछ बातें हमारी बताते रहेंगे, जहां तक हमें नॉलेज है उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे। ये रिप्स की गाइडलाइंस है जिसमें आपको ये जनरल गाइडलाइंस बताई गई है। सिंगल प्रोफाइल सिस्टम्स बताने की बात कही गई है कि सिंगल प्रोफाइल सिस्टम आपको कैसे बनाना होगा। तो ये सिंगल प्रोफाइल सिस्टम कैसे बनेगी इसके बारे में बताया गया है। साथ में एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे बनेगा। इसमें एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं उससे पहले के आवेदन के लिए आपको किस प्रकार का एप्लीकेशन प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो आपकी क्या रहेगी। और ये कमर्शियल प्रोडक्शन के जो हमारे 8 सेक्टर्स हैं, 8 सेक्टर्स की स्थिति के बारे में बताया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए क्या बेनिफिट्स होंगे, सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए क्या होंगे, सनराइज एंटरप्राइजेज के लिए क्या होंगे, आपके एमएसएमई एंटरप्राइजेज के लिए क्या होंगे, स्टार्टअप एंटरप्राइजेज के लिए क्या होंगे, इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या होगा, आरएनडी, जीसीसी एंड टेस्ट लैब्स के लिए क्या होगी स्थिति, ग्रीन सेक्टर्स में रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, ग्रीन स्टोरेज सेक्टर्स एमसेंट के लिए किस प्रकार से एप्लीकेशंस का प्रोसीजर अपनाया जाएगा, इन सब बातों को बताया गया है। फिर क्लेम के प्रोसेस, जब आपका एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट्स के लिए आवेदन करेंगे तो ये प्रोसेस आप कैसे करेंगे, अनुदान के लिए आवेदन करते हैं तो आपको ये किस प्रकार से प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। और गाइडलाइंस इसमें बताई गई। जनरल नोट्स क्या है, टीयर फर्स्ट में जो स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स पैकेज हैं वो किस प्रकार से दिए जाएंगे, एड ऑन इंसेंटिव्स में स्टेट प्रायोरिटीज है जो एड ऑन करेंगे वो किस प्रकार से होगा, कस्टमाइज्ड इंसेंटिव्स कैसे दिए जाएंगे इसके बारे में जनरल इंस्ट्रक्शंस है। और फॉर्म्स और फॉर्मेट्स, कौन कौन से फॉर्म्स आपके लिए अप्लाई किए जाएंगे, किस प्रकार के फॉर्मेट्स होंगे, इनके बारे में बताया गया है। और एक रेडी रेकनर भी लास्ट में एक पूरा का पूरा जारी किया है, उसको भी हम देखेंगे। साथ में ही एफएक्यूज भी इसमें बताए गए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल गाइडलाइंस के बारे में। साथियों, जनरल गाइडलाइंस किस प्रकार के, इस चीज़ को हम देखते हैं। आपको बता दें कि 3 फरवरी 2025 को फाइनेंस डिपार्टमेंट्स ने ये आदेश जारी किया है प्रोसीजरल गाइडलाइंस का। आप सबको पता होगा कि रिप्स 2024 फाइनेंस डिपार्टमेंट्स की, इसमें नोडल डिपार्टमेंट है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट। नोडल विभाग कौन सा है, वित्त विभाग है साथियों। वित्त विभाग ही इसको जारी कर रहा है और इसकी प्रोसीजरल गाइडलाइंस भी वित्त विभाग ही करेगा। आप सब लोग जानते होंगे साथियों कि कानून जो है, कानून का निर्माण कौन करता है, कानून का निर्माण विधायिका करती है साथियों, जिसको हम कह सकते हैं विधानमंडल करता है। और कानून का क्रियान्वयन कौन करता है, कानून का क्रियान्वयन कार्यपालिका करती है, कार्यपालिका करती है। अब कार्यपालिका में भी जिस डिपार्टमेंट्स का कानून है वो डिपार्टमेंट्स क्रियान्वयन करेगा। अब कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाए जाएंगे साथियों, नियम बनाए जाएंगे। नियम कौन बनाएगा, नियम कार्यपालिका बनाएगी साथियों, कार्यपालिका बनाएगा। इसी तरीके से जब नीतियां बनती है, इसी प्रकार से जब नीतियां बनती है, योजनाएं बनती है और कार्यक्रम बनते हैं, ये कौन बनाता है,
ये बनाता है संबंधित डिपार्टमेंट, मतलब कार्यपालिका ही बनाती है, और कार्यपालिका में जिस विभाग से जुड़ा हुआ है वो विभाग इसमें नीतियां बनाता है और वही इम्प्लीमेंट करता है। और इस नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों को इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइडलाइंस जारी की जाती है। गाइडलाइंस संबंधित डिपार्टमेंट्स के द्वारा जारी की जाती है, जिसको हम प्रक्रियाएं कहते हैं, प्रोसीजर्स कहते हैं या गाइडलाइंस कहते हैं। ये संबंधित विभाग के द्वारा जारी की जाती है। ये कार्यपालिका का मैटर, बेसिक्स चीजें ये है, डिपार्टमेंट्स ऐसे चलता है, ये आपको पता होना होगा। अब हम बात कर रहे हैं कि ये ऑर्डर जो प्रोसीजरल गाइडलाइंस का ऑर्डर है, बेसिकली ये क्या है, स्कीम्स है। रिप्स क्या है, एक स्कीम है, पॉलिसी नहीं है, ध्यान रखिएगा, पॉलिसी नहीं है, रिप्स एक स्कीम है। स्कीम का नोडल डिपार्टमेंट वित्त विभाग है, और वित्त विभाग ही इसकी प्रोसीजरल गाइडलाइंस जारी कर रहा है कि किस प्रकार से रिप्स 2024 को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, धरातलीय रूप दिया जाएगा, इसके बारे में बताया गया है। जनरल गाइडलाइंस आपके बारे में ये बताई गई है। अब हम जनरल गाइडलाइंस में रिप्स 2024 के बारे में बेसिक्स चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जनरल एप्लीकेशन प्रोसेस की हम बात करें कि इसमें एक स्टेप 1 बताया गया है कि जब भी कोई एप्लीकेंट या एंटरप्राइजेज आवेदन करता है तो सबसे पहले उसको अपना एंटरप्राइजेज का प्रोफाइल फॉर्म 1 में क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब उसको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्म 1 भरना पड़ेगा। फिलअप क्या करना है, उसको फॉर्म 1 करना है, और फॉर्म 1 में क्या होगा, एंटरप्राइजेज की प्रोफाइल होगी, इसमें एंटरप्राइजेज प्रोफाइल इसमें दी हुई होगी साथियों। दूसरा इसमें स्टेप 2 क्या होगा, स्टेप 2 हमारा क्या होगा, स्टेप 2 में आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल भरनी पड़ेगी। फॉर्म 2 में क्या भरना पड़ेगा, आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल भरनी पड़ेगी। आपका प्रोजेक्ट में लैंड क्या है, बिल्डिंग की क्या स्थिति है, मशीनरी की क्या स्थिति, ये आपको भरना पड़ेगा। और स्टेप 3 में आपको इंसेंटिव सिलेक्शंस लेना पड़ेगा। इंसेंटिव सिलेक्शंस के लिए फॉर्म 3A बताया गया, फॉर्म 3 है इसमें। फॉर्म 3 में इंसेंटिव्स के लिए बताया गया है कि आपको इंसेंटिव सिलेक्शन करना पड़ेगा। इंसेंटिव सिलेक्शंस में यदि आप प्री प्रोडक्शन करते हैं या आफ्टर प्रोडक्शन करते हैं, ये आपको तय करना पड़ेगा कि आपको प्री प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आपको फॉर्म 3A भरना पड़ेगा साथियों। फॉर्म 3A प्री प्रोडक्शन में आप सब लोग जानते हैं स्टैंप ड्यूटी और लैंड कन्वर्जन के आवेदन आपको फॉर्म 3A में आपको भरने होंगे साथियों, फॉर्म 3A में। और आफ्टर प्रोडक्शन के आवेदन किस में भरने पड़ेंगे, फॉर्म 3B में भरने पड़ेंगे साथियों, आपको फॉर्म 3B में भरने पड़ेंगे। इसमें लिख रखा है कि आप यदि 75% स्टैंप ड्यूटी एग्जम्पशंस के लिए आवेदन करते हैं, या आप 75% कन्वर्जन चार्जेस के लिए आवेदन करते हैं, या रिको से आप फ्लेक्सिबल मोड पर लैंड लेना चाहते हैं। अभी फिलहाल रिको का क्या सिनेरियो साथियों, जब भी कोई ज़मीन लेते हैं तो 3 साल में वो पैसा चुकाना होता है। एक तो 25% तो पहले देना होता है, बाकी 75% की राशि हर तिमाही में, मतलब 11 किस्तों में चुकानी होती है। कुल मिलाकर 3 वर्ष में चुकाना होता है। ये फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल अभी रिप्स 2024 में एक नया इंसेंटिव्स प्रस्तुत किया गया है, जिसमें आपको क्या करना होगा, जो 75% की राशि है वो 10 सालों में चुकानी होगी। तो ये फ्लेक्सिबल मोड है और काफ़ी कम इंटरेस्ट पे, मतलब 8.5 9.5% पे आपको ये चुकाना होगा। तो आप 3A ओपन करेंगे। 3A ओपन करके जिसके लिए भी आप आवेदन कर रहे हैं, चाहे स्टैंप ड्यूटी के लिए कर रहे हैं, चाहे लैंड कन्वर्जन के लिए कर रहे हैं, या फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट मॉडल पे आप कामकाज कर रहे हैं, तो ये भर दिया आपने। स्टेप 4 क्या होगा, इसमें आपका फॉर्म 3B क्या होगा, जब आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं तो उसके 90 डेज में आपको आवेदन करना होगा साथियों। 90 डेज में आवेदन करना होगा कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद में। आपको कमर्शियल प्रोडक्शन के आप देखेंगे कि रिप्स 2022 में आवेदन करने की तिथि का उल्लेख नहीं था, लेकिन यहाँ पर आवेदन करने की तिथि का उल्लेख 90 डेज दिया गया है। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। और स्टेप 5 में कौन सैंक्शन कमेटी क्या करेगी कि एक एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी करेगी। तो एंटाइटल सर्टिफिकेट के बाद में आप संबंधित डिपार्टमेंट्स के पास
जाकर वो छूट का या अनुदान का लाभ ले सकते हैं। ये सारा प्रोसीजर इसमें दिया गया है साथियों। इसमें वो बताया गया है जिस प्रकार से जो पुराने साथी हैं, पुराने अधिकारी हैं, पुराने उद्यमी हैं, वो सब लोग जानते होंगे कि 90 डेज में यदि आप आवेदन नहीं करना चाहते हैं तो जो समिति है, चाहे स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी हो, वो 180 दिन तक आपके डिले यदि जेन्युइन है तो उसको कंडोन कर सकते हैं, उसको स्वीकार कर सकती है। इसके बाद में भी ये बताया गया है कि बाय द वे आप 180 दिन से ज़्यादा आपका डिले हो गया है और आप आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जेन्युइननेस को जानकर भी समिति आपके डिले को कंडोन कर सकती है। लेकिन लाभ जो दिया जाएगा, लाभ तो सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से दिया जाएगा, लेकिन लाभ का जो फ्लो होगा वो कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होने की तारीख से दिया जाएगा। ये सब बातें वही बातें हैं जो पहले हुआ करती थी, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। स्पेसिफिक के बाद में आप सब लोग जानते हैं कि डीएलएससी का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी है। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी संबंधित जिले के डीएम के अध्यक्षता में की जाती है। स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज की अध्यक्षता में जारी की जाती है। स्टेट एम्पावर्ड कमेटी चीफ सेक्रेटरी के अध्यक्षता में की जाती है और बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बीओआई सीएम की अध्यक्षता में की जाती है। ये समितियां हैं जो जिनके अध्यक्षता में एक कामकाज होना है। अब यूँ समझे कि इस स्कीम से ये बता रहा है कि 25 करोड़ तक के निवेश के प्रस्ताव आपको डीएलएससी में रखने पड़ेंगे। 25 करोड़ तक के निवेश प्रस्ताव आपको कहाँ रखने पड़ेंगे? डीएलएससी में रखने पड़ेंगे। 25 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव आपको कहाँ रखने पड़ेंगे? आपको स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रखने पड़ेंगे। यदि ये मुद्दा सिंगल विंडो से जुड़ा हुआ हो जाता है, सिंगल विंडो, तो चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, ये सीएस की अध्यक्षता में ये प्रपोजल आपको रखना पड़ेगा। यदि ये 500 करोड़ से अधिक का मैटर है, 500 करोड़ से अधिक का निवेश प्रस्ताव है, तो सीएम की अध्यक्षता में एक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट बना हुआ है, उसमें आपको ये प्रपोजल प्रस्तुत करने होंगे। ये बातें आपको दे ही रखी है, स्क्रीनिंग करनी है, आपको ईएफसीआई कैलकुलेट करनी है, ये सारी बातें वही पुरानी बातें हैं। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव गाइडलाइंस हैं कि आप इंसेंटिव्स का क्लेम आप कैसे करेंगे। इस चीज़ को हमें देखने की ज़रूरत है। आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं या टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, दो चीज़ें हैं। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी तो एसजीएसटी का रिम्बर्समेंट है साथियों, एसजीएसटी का क्या है? रिम्बर्समेंट है। और एसजीएसटी का को कौन देखता है? स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट्स देखता है। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स, ये टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स आपकी सेल पर निर्भर करता है। टर्नओवर मतलब सेल्स पे बात कर रहा है, सेल्स को भी स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट्स देख रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि प्रशासनिक गाइडलाइंस में कौन वेरीफाइड करेगा एसजीएसटी के क्लेम को या टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स को? स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट का असिस्टेंट कमिश्नर या कमर्शियल टैक्स ऑफिसर गवर्न करेगा। मंडी फी की बात करें, मंडी फी जो लगती है आपकी, जिसको हम मार्केट फी कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी एक्ट एपीएमसी एक्ट 1954 के अंतर्गत ये मंडी फी वसूली जाती है, जो 1.6% होती है साथियों। 1.6% है एपीएमसी एक्ट में। ये एपीएमसी एक्ट 1954 में है ये बातें। और आपके हम बात करें कि इस जीएसटी का मैटर है, तो जीएसटी एक्ट 2017 का ये मैटर है साथियों। जीएसटी एक्ट में ये व्यवस्थाएं की गई है। अब हम बात करें अदर सब्सिडीज के लिए, कमिश्नर इंडस्ट्रीज या जीएमडीआईसी इसके लिए लाइबल होंगे। ये बातें आपकी हो गई है। क्लेम आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं, किस प्रकार से इनको आपको लाभ लेना है। इसमें जो स्टेट जीएसटी है वो 9%, 18% के मामले में 9% होगा, 12% के मामले में 6% होगा और 28% के मामले में 14% स्टेट जीएसटी आपका हो सकता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। सैंक्शनिंग कमेटी ऑफ मीटिंग फ्रीक्वेंसी, तो इसमें बता रखा है कि हर महीने आप मीटिंग करवा लीजिए, जो संभव नहीं है क्योंकि कई जिले ऐसे हैं जहाँ पर आवेदन ही नहीं आते। तो हम सबसे बात करने जा रहे हैं सिंगल प्रोफाइल सिस्टम की। ये सिंगल प्रोफाइल सिस्टम कैसे बनाया जाएगा? सिंगल प्रोफाइल सिस्टम मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सिंगल प्रोफाइल सिस्टम बनाने के लिए आपको एक तो एंटरप्राइज प्रोफाइल बनानी पड़ेगी फॉर्म 1 में, फिर प्रोजेक्ट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी फॉर्म 2 में, फिर आपको इंसेंटिव सिलेक्शंस करने पड़ेंगे 3A 3B में। ये बातें आपकी हो गई है। और बेसिकली चॉइसेज आपको इसमें दे रखी है कि जनरल डायरेक्शंस ये बता रखे हैं कि आप जब
प्रोजेक्ट प्रोफाइल भरें तो आपको इंसेंटिव्स की बातें भरनी पड़ेगी, चॉइसेस भरनी पड़ेगी कि आप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं या सर्विस एंटरप्राइजेज हैं या सनराइज एंटरप्राइजेज हैं या एमएसएमई एंटरप्राइजेज हैं या स्टार्टअप्स एंटरप्राइजेज हैं या इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं या आर&डी जीसीसी और टेस्टिंग लैब में आते हैं, ग्रीन सेक्टर्स में आप आते हैं। ये बातें आपको इसमें भरनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट लोकेशंस भी आपको बतानी पड़ेगी, क्योंकि प्रोजेक्ट लोकेशंस के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के बेनिफिट्स दिए गए हैं कि आप प्रोजेक्ट लोकेशंस में कैटेगरी ए वाले सिटी में आवेदन कर रहे हैं, कैटेगरी बी वाले क्षेत्र में कर रहे हैं, कैटेगरी सी वाले में कर रहे हैं, और टोटल इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट आपको बताना पड़ेगा कि आपका कमिटमेंट कितने का है, आप कितने कितने फेजेज में करेंगे, ये बातें भी आपको करनी पड़ेगी। एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स भी इसमें होगी और फेजेज भी होंगे। ये जनरल डायरेक्शंस आपके प्रोजेक्ट प्रोफाइल जब आप तैयार करेंगे उसमें भरा जाएगा, और उसमें ध्यान रखना है कि आपको गलतियां नहीं करनी है साथियों। यदि आप प्रोजेक्ट प्रोफाइल भरने में या एंटरप्राइज की प्रोफाइल भरने में गलती करते हैं तो वो बेसिकली सुधार करने योग्य नहीं होगी, क्योंकि ये बातें तो आपको पहले से ही पता है। तो ये चीज़ें इसमें सुधार नहीं होगा। प्री कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए आवेदन करते हैं तो क्या होगा, आपको वही बातें हैं कि फॉर्म 1 में एंटरप्राइजेज प्रोफाइल भरनी है, फॉर्म 2 में आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल भरनी है, और 3A में आपको आवेदन करना है। चाहे स्टैम्प ड्यूटी के लिए करें, चाहे लैंड कन्वर्जन के लिए करें, चाहे फ्लेक्सिबल ऑफ लैंड पेमेंट मॉडल पे आप कामकाज कर रहे हैं उस पे आपको करें। तो ये सारी चीज़ें आप हो गई है। तो होने के बाद में जब आप देखते हैं तो रिप्स 2024 में आपको करना है तो किस प्रकार से करेंगे। इसमें ये बता रखा है कि यदि आप लैंड से संबंधित डिटेल्स में अमेंडमेंट करना चाहते हैं, आपको मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी ने आपका एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट जारी कर दिया है और आपने क्या किया कि आप उसमें लैंड में कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो लैंड में बदलाव डीएलएससी नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी नहीं करेगी। इसमें यह बताया गया है कि आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आपको कमिश्नर इंडस्ट्रीज के पास में ये एम्पावर्ड है और एसएलएससी में यह मैटर रखा जाएगा। ये सारी बातें इसमें कही गई है। अब हम बात करते हैं कि जब आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, जब आप यूनिट कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं, प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, इन चीज़ों को हमें देखने की जरूरत है साथियों। तो आपको पोस्ट कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन का प्रोसीजर क्या करना पड़ेगा। फॉर्म 1 में प्रोजेक्ट वो एंटरप्राइज प्रोफाइल बननी है, फॉर्म 2 में आपको प्रोजेक्ट प्रोफाइल बननी है, फॉर्म 3A में आप अवेल कर चुके हैं बेनिफिट्स, तो 25% स्टैम्प ड्यूटी के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, जो रिम्बर्समेंट के लिए होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको बेसिकली कमर्शियल प्रोडक्शन जब आपका स्टार्ट हो जाता है 90 डेज के भीतर आप आवेदन करते हैं, तो सबसे पहले आपको फर्स्ट सेल बिल लगाना है। फर्स्ट सेल बिल की कॉपी आपको लगानी है। जिस दिन से आपने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है उसकी कॉपी आपको लगानी है। फर्स्ट सेल बिल आपका हो गया, सबसे पहले आपको क्या लगाना है इसमें, फर्स्ट सेल बिल, यदि आप 25% रिम्बर्समेंट आप चाहते हैं तो। दूसरा, ये 25% रिम्बर्समेंट के लिए है, और रिम्बर्समेंट किसका, स्टैम्प ड्यूटी और लैंड कन्वर्जन का, या पेमेंट मॉडल है आपका बाकी बचा हुआ है उसके लिए आप करना चाहते हैं। दूसरा, आपको कैपेसिटी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कैपेसिटी सर्टिफिकेट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके देना पड़ेगा कि मेरे जो ये प्लांट की कैपेसिटी ये है, और एक इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट देगा, ये तो सेल्फ अटेस्टेड होगा, आप खुद देंगे कि इसकी कैपेसिटी इतनी है। दूसरा आपका क्या है, दूसरा आपका इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट होगा। ये इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट कौन देगा, ये इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट सीए देगा आपका, जो सीए सर्टिफाइड करेगा कि इतना इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ये बातें होंगी। यदि एक्सपेंशन में है तो एक्सपेंशन में तो इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट में वो लिखेगा कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट पहले ये था और एड ऑन ये हुआ है आपका। फिर आपका परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की लिस्ट देनी पड़ेगी, एक निर्धारित फॉर्मेट में लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको देना पड़ेगा। वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में आप ऑन रोल कितने एम्प्लॉयमेंट रख रहे हो और ऑफ रोल आपके कितने हैं, ये चीज़ें देनी पड़ेगी। एक दूसरा, कंसेंट टू ऑपरेट, सीटीओ आपको देना पड़ेगा, मतलब पर्यावरण की ऑपरेशंस यहाँ पे जरूरी बताई गई। इन केस ऑफ ट्रांजिशन तो प्रीवियस बेनिफिट देना पड़ेगा। यदि आपने अपनी यूनिट किसी दूसरे मैनेजमेंट को दे दिया है तो वो ट्रांजिशंस होता है, तो ईसी की सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। यदि एनसीएलटी का मामला आया है
तो एनसीएलटी का मामला आया है तो एनसीएलटी का ऑर्डर आपको लगाना पड़ेगा, एक सीए सर्टिफिकेट मेंशन करेगा कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट ये चीज़ें दी जा रही है। और यदि आप कस्टमाइज्ड पैकेज लेना चाहते हैं तो एक कस्टमाइज्ड पैकेज का ऑर्डर सरकार ने निकाला होगा, वो आपको रखना होगा। ये बातें आपको इसमें कमर्शियल प्रोडक्शंस में बताई गई है। साथियों अब हम बात करते हैं, ये तो था 25% रीइंबर्समेंट के मामले में। अब हम बात करते हैं यदि आप मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज हैं, रिप्स 2025 में मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के रूप में बेनिफिट्स कौन लेगा? जिसका 50 करोड़ से अधिक का निवेश हो। साथियों 50 करोड़ से अधिक का निवेश मतलब लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी में 50 करोड़ से अधिक का निवेश करता है तो उसको क्या करना पड़ेगा? मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए आवेदन करना पड़ेगा। इसमें 3B में आपको आवेदन करना पड़ेगा। आपको आवेदन कौन सा भरना है? फिलअप आवेदन कौन सा करना है? 3B करना है आपको। फॉर्म 3B में आपको आवेदन करना पड़ेगा। अब फॉर्म 3B में क्या करना है? एक वन टाइम सिलेक्शन ऑफ इंसेंटिव, यहाँ आपको सिलेक्शन करना है। फिर एमसेंड के लिए अलग प्रकार का इंसेंटिव जिसमें दे रखा है। साथियों अब हम बात करते हैं कि फॉर्म 3B में किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। साथियों मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज के लिए एक तो आप असेट क्रिएशन इंसेंटिव्स ले सकते हैं, स्टैंडर्ड इंसेंटिव्स है, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग्स। तो सबसे पहले या तो आप कैपिटल सब्सिडी ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट सब्सिडी आप ले सकते हैं या फिर आपको टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव सब्सिडी आप ले सकते हैं। साथियों यदि आप कैपिटल सब्सिडी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा कि 13 से 28% ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी प्रोडक्शन के हिसाब से है। 50 करोड़ से 300 करोड़ तक कितना है, 300 करोड़ से 1000 करोड़ तक कितना है, 1000 करोड़ से 3000 करोड़ तक के निवेश पर कितना कितना है, ये आपका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी है। मान लो 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 13% आपको कैपिटल सब्सिडी मिलती है, तो वो 10 सालों में आपका हर साल इक्वल रूप से ईएमआई के तहत दे दी जाएगी। दूसरा आप इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के रूप में करते हैं, ये तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट की 13% है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 13 से 28%। और ये क्या है? इन्वेस्टमेंट सब्सिडी SGST का 75% आपको मिलेगा। इनपुट क्रेडिट हटाने के बाद में SGST का मिलेगा, ये 7 सालों के लिए आपको मिलेगा। तीसरा हमारा TLI है, टर्न ओवर लिंक्ड इंसेंटिव, जो 1.2% से आपका 2% तक है। साथियों ये आपका 13 से 28% तक है। रिप्स की स्कीम्स में आप देख सकते हैं इसको। तो 1.2% से ये 10 सालों में आपका इक्वली बंटा जाएगा। इस प्रकार से होगा। इसमें आपको क्या लगाना है? आपको रिटर्न्स देने हैं, आपको जब से आपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है GST का, और एक CA फॉर्मेट है निर्धारित, उसमें आपको आवेदन करना है। साथियों ये बातें हो गई। अब दूसरा आप क्या चाहते हो कि आप टॉप अप लेना चाहते हो। इस पर टॉप अप किस पर? असेट क्रिएशन इंसेंटिव्स पे टॉप अप लेना चाहते हैं। टॉप अप किन को मिलता है? टॉप अप आपको या तो थ्रस्ट सेक्टर को मिलेगा या एंकर सेक्टर को मिलेगा या इंटरेस्ट सबवेंशंस मिलेंगे इसमें। तो थ्रस्ट बूस्टर के रूप में आप क्या लेना चाहते हो, एंकर बूस्टर के रूप में क्या लेना चाहते हो, या इंटरेस्ट सबवेंशन आप क्या लेना चाहते हो। एम्प्लॉयमेंट बूस्टर यहाँ पर स्पेसिफिक बेनिफिट्स नहीं है। और आपके थ्रस्ट बूस्टर्स के लिए किस प्रकार का है? तो जैसे मान लीजिए आपने 50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया और आपने 60 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आपको कैपिटल इंसेंटिव्स के रूप में 10 करोड़ एक्स्ट्रा पर बेनिफिट्स मिल सकते हैं, जो आपका 13% का 10% मतलब उस तरीके से 1.3 मतलब 14.3% आपको इस प्रकार का बेनिफिट्स मिल सकता है। इसमें ये सारी बातें आपको बताई गई है। दूसरा हम बात करें इंटरेस्ट सबवेंशन। ये इंटरेस्ट सबवेंशन भी अलग अलग प्रकार के 5% इंटरेस्ट सब्सिडी के साथ में दिया गया है। ये 3B1 में आपको आवेदन करना पड़ेगा इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? डिसबर्सल शेड्यूल आपको देना पड़ेगा। 5 साल के लिए ये इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी। एक कन्फर्मिंग यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन का एक सर्टिफिकेट बैंक द्वारा दिया जाएगा, और रिलेटेड रीफाइनेंस और टेक ओवर से जुड़े हुए डॉक्यूमेंट्स है तो वो लिए जाएंगे। CA का सर्टिफिकेट फॉर्म 9 में दिया जाएगा आपको। ये बातें हो गई। स्पेशल इंसेंटिव यदि आप लेना चाहते हो, एडिशनल इंसेंटिव, चाहे कैप्टिव पावर प्लांट्स के लिए हो, चाहे रिन्यूएबल ग्रुप कैप्टिव्स के लिए हो, ये फॉर्मेट 15 में आपको एग्रीमेंट ऑफ ग्रुप कैप्टिव पावर परचेजिंग
पावर एग्रीमेंट आपको लेना पड़ेगा। इस प्रकार से ये सब्जेक्ट्स में आपको मिलेंगे। पीएनजी के लिए अलग प्रकार के इंसेंटिव इसमें दे रखे हैं। मदर एंसिलरी यूनिट्स के लिए आप आवेदन करते हैं तो 3B2 में आपको आवेदन करना पड़ेगा। कोई बड़ी कंपनी की एंसिलरी यूनिट्स के रूप में आप बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो एंसिलरी यूनिट का लीगल एग्रीमेंट हुआ होगा, वो आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ प्रोक्सिमिटी, मतलब एक स्कीम्स में प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसमें मदर एंड एंसिलरी यूनिट्स का प्रूफ आपको देना पड़ेगा। साथ में प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स जो सप्लाइड आप एंसिलरी यूनिट्स मदर यूनिट्स को कर रही है वो आपको प्रूफ देने पड़ेंगे। इस प्रकार से आपको होगा। और यदि रिम्बर्समेंट और एग्जम्पशंस आप लेना चाहते हैं तो 25% स्टैम्प ड्यूटी, 25% कन्वर्जन चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 100% है ये आपका। और मंडी फी के लिए तो इसमें ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो ये आपकी पुरानी ही बातें हैं। अब एड ऑन ग्रीन इंसेंटिव आप लेना चाहते हैं, फॉर्म 3B3 में आप एडिशनल डिटेल्स भरकर ग्रीन इंसेंटिव आप ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको एनवायरमेंट प्रोजेक्ट की एक रिपोर्ट्स देनी पड़ेगी, जिसको सर्टिफाइड कौन करेगा, जिसको सर्टिफाइड एप्लीकेंट करेगा। दूसरा, आपको एक मशीनरी और इक्विपमेंट्स का जो क्लीन प्रोडक्शन कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी, क्लीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, उसकी रिपोर्ट्स आपको प्रस्तुत करनी पड़ेगी। एंटरप्राइजेज का कैपिटल रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का कोई बात है तो उसका आपको सिंक्रोनाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इतनी तारीख से कैप्टिव पावर प्लांट स्टार्ट हो चुका है। दूसरा, आपका कंप्लायंस वेरिफिकेशन रिपोर्ट्स के बारे में होगा, ग्रीन रेटिंग्स जो दिया गया है वो देना पड़ेगा। वाटर ऑडिट की गई है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो एम्पैनल्ड है, उसका वाटर ऑडिट रिपोर्ट्स आपको देनी पड़ेगी। RSPCB की रिपोर्ट्स आपको देनी पड़ेगी, तभी आप वन टाइम 10 सालों के लिए ग्रीन इंसेंटिव्स आप ले सकते हैं साथियों। अब इसके अलावा आपको फ्रेट इंसेंटिव्स लेना है। एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए फ्रेट इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो एक तो आपके पास में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड सर्टिफिकेशन होना चाहिए। फिर आप रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट, मान लीजिए REPCC से आप लेते हैं, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। RCMC नहीं है तो आपका APMC से होना चाहिए, जहां भी एपीडा से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपका होगा। मेंबरशिप सर्टिफिकेट विद कंसर्न EPC बोर्ड अथॉरिटी के साथ में होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तभी आप फ्रेट इंसेंटिव्स ले सकते हैं वन टाइम, जो हमने पहले हमारी पुरानी वीडियो में आप ले सकते हैं। स्किलिंग एंड ट्रेनिंग के लिए आप इंसेंटिव लेना चाहते हैं तो वो IP क्रिएशन, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं वन टाइम की गई है, जो हम पहले वाली वीडियो में हम बता चुके हैं। कस्टमाइजेशन के लिए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के द्वारा जो भी कस्टमाइज्ड पैकेज दिए गए हैं उसके बारे में आपको करना पड़ेगा। तो ये बातें इसमें हैं। इसी प्रकार से हम बात करें कि फॉर्म 3B सर्विस प्रोजेक्ट्स के लिए है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए तो 50 करोड़ से अधिक का, सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए 25 करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स हैं। वही बातें हैं जो मैंने अभी मैन्युफैक्चरिंग में बताई गई है, तो इसको मैं रिपीटेशंस करना उचित नहीं समझूंगा। अब सर्विस एंटरप्राइजेज के बारे में हम बात करें बाद में। सर्विस का आपका हो गया है। सर्विस की सेम गाइडलाइंस हैं, इसमें देखने की जरूरत नहीं है, रिपीटेशंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वही बातें हैं। कुछ सर्विस एंटरप्राइजेज के लिए स्पेशल बेनिफिट्स है, ZLD वगैरह, ये चीज़ें हम बात करते हैं। अब MSME प्रोजेक्ट्स के संबंध में फॉर्म 3B में आपको MSME प्रोजेक्ट्स में आप जाते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। MSME प्रोजेक्ट्स के लिए अथवा नहीं है, कैपिटल सब्सिडी आप ले सकते हैं, इंटरेस्ट सब्सिडी भी आप ले सकते हैं, आप SGST में रिम्बर्समेंट मतलब इन्वेस्टमेंट सब्सिडी भी ले सकते हैं। MSME उद्यम कौन से होंगे? MSME उद्यम वो होंगे जिनका 50 करोड़ से कम निवेश हो। 50 करोड़ से कम निवेश हो वो MSME के तहत बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो MSME के तहत बेनिफिट्स ले सकते हैं। तो इसमें यह भी बता रखा है कि यदि कोई MSME 25 करोड़ से अधिक निवेश करती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस सेक्टर के बेनिफिट्स ले सकती है। ये बातें भी इसमें कही गई है, वो आगे हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें फॉर्म 3B में MSME इंडस्ट्रीज के रूप में यदि आप आवेदन करते हैं तो आपको कैपिटल सब्सिडी कुछ केसेस में एग्रीकल्चर, एग्री प्रोसेसिंग सेक्टर्स में आपको कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। आपको प्लास्टिक अल्टरनेटिव्स में आपको क्या मिलेगी? 50% की कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। तो आपको रिटर्न्स आपको देने पड़ेंगे और रिटर्न्स के साथ में कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद में 10 साल के आधार पर ये आपको एनुअली बेनिफिट्स मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी की हम बात करें तो
परसेंट SGST का रिम्बर्समेंट 10 साल के मामलों में इक्वली रिम्बर्समेंट होगा। अब हम बात करें इंटरेस्ट सबवेंशन। इंटरेस्ट सबवेंशन क्या है? इंटरेस्ट सबवेंशन आपको यूँ बात करें कि 1 से मतलब 5 करोड़ तक आपका 6% है, 5 से 10 करोड़ तक आपका 4% है, 10 से 50 करोड़ तक 3% इंटरेस्ट सब्सिडी है। तो इसमें आपको एक तो डिसबर्स शेड्यूल देना पड़ेगा, कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन की डेट तक का आपको डिसबर्सल शेड्यूल देना पड़ेगा, कैसे कैसे डिसबर्स हुआ है वो एक शेड्यूल देना पड़ेगा। टर्म लोन सैंक्शन लेटर आपको देना पड़ेगा और सर्टिफिकेशन ये देना पड़ेगा कि टर्म लोन का पूर्ण उपयोग कर लिया गया, वो बैंक सर्टिफिकेट्स देगा और साथ में लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में भी जानकारी देगा। डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड रीफाइनेंस टेक ओवर के मामले में डॉक्यूमेंट्स देगा। एक सीए फॉर्मेट नंबर 9 में दिया जाएगा। ये 7 साल के लिए ये सब्सिडी दी जाएगी और 10 साल यदि कोई खादी एंटरप्राइजेज है तो 10 साल के लिए दिया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी, ये 50% एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी है जो ईपीएफ और ईएसआई के रिम्बर्समेंट पर दिया जाता है साथियों। तो ये ईपीएफ ईएसआई रजिस्ट्रेशन आपको देना पड़ेगा, साथ में चालान जो मंथली चालान जमा होते हैं पीएफ में ईएसआई में वो आपको देने पड़ेंगे। परमानेंट एम्प्लॉयज़ और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ का एक निर्धारित फॉर्मेट है, उसमें आपको सूचना देनी होगी। और साथ में कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर विच एंगेज्ड इन प्रोडक्शन लाइन फॉर एटलीस्ट 6 months ऑफ द ईयर इन केस ऑफ एक्सपेंशन बोथ प्री एंड एक्सपेंशन, ये आपको देना पड़ेगा कि 6 महीने से ज़्यादा तो कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर इसमें एंगेज तो नहीं है, ये बातें आपको देनी पड़ेंगी, तभी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। अब इसके अलावा आपको ईपीएफ ईएसआई का पूरे पैन इंडिया का रजिस्ट्रेशन होगा। सीए सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि ये राजस्थान में ये यूनिट लग रही है और रिप्स बेनिफिट्स से उठा रही है। सीए फॉर्मेट 17 में ये आपको देना पड़ेगा। एक आप एमएसएमई यूनिट को सेकेंडरी मार्केट में पूंजी रेज करने के लिए, फंड रेज करने के लिए लगाते हैं तो फंड रेज इंसेंटिव जो 1 टाइम दिया जाएगा, जो 50% या 50% होगा जो भी एसएमई प्लेटफॉर्म पर आवेदन करते हैं। तो इसी प्रकार से स्टैम्प ड्यूटी 25% का रिम्बर्समेंट है, कन्वर्जन चार्जेस का है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का है, मंडी फी का है, और ये सारी बातें आपको 7 साल के लिए और 1 टाइम बेनिफिट्स ये दिए जा रहे हैं जो भी आपके एक निर्धारित फॉर्मेट में है। और एक क्लस्टर इंसेंटिव्स आपको भी दिया जा रहा है, जो एमएसएमई यूनिट जिसमें 10 या 50 यूनिट एक ही जगह पर कामकाज करती है तो उनको डीएलसी रेट्स पे लैंड उपलब्ध करवानी और एक सीएफसी की स्थापना के लिए सॉफ्ट लोन दिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी देनी, ये सारी चीज़ें आपको दी जाती है। साथ ही इसमें स्टेट प्रायोरिटीज़ के बेनिफिट्स हैं, तो एड ऑन ग्रीन इंसेंटिव्स के भी इसमें प्रोजेक्ट है 3B3 में और 3B4 में, ये डिटेल्स भरकर आपको देनी होगी, तब जाकर आपको ये लाभ मिलेंगे। तो ये सारे फ्रेट इंसेंटिव जो एमएसएमई के लिए, वही एमएस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो था वो दिया जाएगा। स्किलिंग एंड ट्रेनिंग या आईपी क्रिएशन कोई एमएसएमई यूनिट करती है उसको भी 1 टाइम बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। तो ये सारी बातें हैं। तो इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के बारे में ये सारी कंप्लीट हो गए। ये वही स्टार्टअप्स के लिए है, ज़्यादा देखना नहीं है इसमें। आगे हम चलें, इसमें ये इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो 25% बेनिफिट्स हैं, तो इसके लिए भी वही बातें हैं, वही मैटर हैं। यदि लोन बैंक से लेते हैं तो एक डिसबर्सल शेड्यूल टर्म लोन देना पड़ेगा, ये सारी बातें हैं। ट्रैकिंग डिवाइस इंसेंटिव्स को यदि एनवायरमेंटल सब्सिडी लेना चाहता है तो ये सारे बेनिफिट्स उसको 1 टाइम दिए जाएंगे। तो ये बातें आपकी इसमें हो गई। इसके अलावा हम बात करें R&D एंड GCC या टेस्टिंग लैब के लिए, तो वही बातें हैं, वही प्रोसीजर आपको अपनाना पड़ेगा जो हम मैन्युफैक्चरिंग सर्विस MSME R&D उसमें दिया गया है। तो ये एमसेंड के लिए है, ये आपका इंसेंटिव्स 3B में आपको एमसेंड के लिए आवेदन करना है। तो कैसे करेंगे? इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के लिए आपको वही रिटर्न्स देना है कमर्शियल प्रोडक्शन के बाद का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए आपको PF ESI की रजिस्ट्रेशन और चालान आपको प्रस्तुत करना है। इसके अलावा फंड रेज करते हैं तो फंड रेज के जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपको एसएमई प्लेटफॉर्म्स के लिए वो आपको देने हैं 25%। वही सेम कंडीशंस यहाँ पर दिए गए हैं, कोई स्पेशल नहीं है। अब इसमें क्लेम प्रोसेस आप कैसे करेंगे साथियों? क्लेम प्रोसेस के बारे में ये बता रखा है। तो क्लेम प्रोसेस हम बात करें तो क्लेम प्रोसेस की सबसे पहले हम बात करते हैं
एंटरप्राइजेज को 3B में आवेदन करना होगा। अब 3B में आवेदन करेगा तो कैपिटल सब्सिडी के लिए उसको क्या है कि करंट और परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट्स की लिस्ट डिक्लेरेशन आपको देना पड़ेगा। फॉर्मेट 4 में आपको आवेदन करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के लिए आप कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट्स के यहाँ क्लेम करेंगे। तो ये सारी बातें वही है। टर्नओवर लिंक्ड इंसेंटिव्स के लिए आप जाते हैं तो आपको ईयरली क्लेम करना पड़ेगा और आपको एक लिस्ट देनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट्स की, मेरे यहाँ इतने इतने काम कर रहे हैं। सीए फॉर्मेट 5 में और फॉर्मेट 6 में एक सर्टिफाइड करेगा। सीड सपोर्ट यदि आप स्टार्टअप्स को लिए कर रहे हैं तो सीए फॉर्म 8 में ये क्या करेगा, आपको सर्टिफाइड करेगा। एम्प्लॉयमेंट बूस्टर, थ्रस्ट बूस्टर, एंकर बूस्टर्स के लिए भी एडिशनल बेनिफिट्स के लिए कोई एक्स्ट्रा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं बताई गई है। इंटरेस्ट सब्वेंशन लेता है तो वही सारी चीज़ें आपकी होंगी। फ्लेक्सिबल लैंड पेमेंट, वही, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी डिपार्टमेंट्स जिससे भी जुड़ा हुआ है वहाँ उस डिपार्टमेंट्स में उसको आवेदन करना पड़ेगा साथियों। ये बातों को आप समझ लीजिएगा। तो ये बातें आपकी हो गई है। अब हम बात करते हैं, ये वही बातें हैं प्रोसीजरल सारी बातें, ये एड ऑन इंसेंटिव्स है, वही बातें वही है। इसमें गाइडलाइंस स्पेसिफिक क्या बताएं, गाइडलाइंस भी वही है। हाँ, इसमें 20 यूनिट्स 30 यूनिट्स का मैटर है, बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है इसमें। तो ये बातें आपकी रिप्स गाइडलाइंस के लिए है। इसमें बेसिकली ये फॉर्म्स एंड फॉर्मेट्स बता रखे हैं जो आपको जानकारी के लिए होने चाहिए। जब आप एंटरप्राइज की प्रोफाइल भरते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बेसिक्स डिटेल्स एंटरप्राइजेज के बारे में इस फॉर्मेट में आपसे मांगा जाएगा तो उसमें जवाब देना है। जब आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस, ये भी एंटरप्राइज की प्रोफाइल हो गई आपके। बाद में इसमें ये प्रोजेक्ट प्रोफाइल के बारे में, लैंड बिल्डिंग कौन से सेक्टर से है, ये सारी बातें आपको भरनी पड़ेगी। ये सारे आपके एम्प्लॉयमेंट्स की डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। ये सारी बातें हो गई आपकी प्रोजेक्ट की। प्रोजेक्ट के बाद में ये अटैचमेंट आपको डीपीआर करना पड़ेगा, बोर्ड रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, कैंसल्ड चेक भी आपको देना पड़ेगा जब कोई रिम्बर्समेंट करें तो इस पे होगा। लैंड डिटेल्स की बातें आपको बतानी पड़ेगी। इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी के लिए वही बातें हो गई। अब हम बात करें इसमें कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए 3B में आपको इस प्रकार से आवेदन करना पड़ेगा। कौन एलिजिबल होगा कौन नहीं होगा ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूँ। ये वही बातें हैं। अटैचमेंट के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा देखिएगा। जब ये बेनिफिट्स लेते हैं तो फर्स्ट सेल बिल आपको देना पड़ेगा, कैपेसिटी सर्टिफिकेट्स आपको देना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा, और लिस्ट ऑफ परमानेंट कॉन्ट्रेक्चुअल ऑपरेशंस का देना पड़ेगा, कंसेंट टू ऑपरेट देना पड़ेगा, NCLT, ये सारे कस्टमाइज्ड पैकेज का ये होगा। तो आप एक एफिडेविट्स देंगे कि भाई मैं सत्यापित करता हूँ कि ये बातें मेरी सही है। 3B में आप ये आवेदन करते हैं तो आपको ये चीज़ें होंगी। तो ये जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको ये सारी बातें मिल जाएगी। तो इनको आप चीज़ें देख सकते हैं। ये बेनिफिट्स हैं, बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट्स बनाया गया है जिसको आप देख सकते हैं साथियों। देखने के बाद में अब हम बात करते हैं FAQs की भी बात कर लेते हैं। वही फॉर्मेट है, फॉर्मेट्स में भरना है। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर है 94142। यदि आपको रिप्स 2024 के संबंध में समस्या आती है तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर है 94 142 40 104, इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। गणेश शर्मा के नाम से डिप्टी कमिश्नर, और हाल ही में मैं GM DIC करौली हूँ, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि साहब इसमें मुझे ये दिक्कतें आ रही है। आप चाहे एंटरप्रेन्योर हो, चाहे टैक्स एडवोकेट हो, चाहे कंसल्टेंट हो, चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो, चाहे हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हों, वो हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि साहब इसमें हमें क्या करना है, कहाँ दिक्कत आ रही है, तो हम आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे साथियों। अब लास्ट में हम बात करते हैं, ये बेनिफिट्स हैं, आपको कौन कौन से व्यक्ति को क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ये सारी बातें कि इन्होंने बनाई है, मतलब रेडी रेक्टनर टाइप का बनाया गया है। अब ये पूरी की पूरी गाइडलाइंस होगी। एक FAQs हैं इसमें साथियों। FAQs क्या बता रहा है? FAQs ये बता रहा है कि कोई एंटरप्राइजेज क्या कर रहा है, थ्रस्ट सेक्टर में है, और क्या वो है रिप्स 2024 के अंतर्गत एलिजिबल है, बिल्कुल एलिजिबल है, किस कोई एक्सपेंशन बेनिफिट लेना चाहते हैं। ये एक मैटर था साथियों कि एक्सपेंशन के बेनिफिट्स किसको मिलेंगे। एक्सपेंशन के बेनिफिट्स से कई हमारे ऑफिसर्स ने क्या किया कि एक्सपेंशन मतलब जिसने 25 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया है उसको एक्सपेंशन मान लिया। लेकिन मैं तब भी बातें अपनी रख रहा था, आज भी अपनी बातें रख रहा हूँ, और इस FAQs के माध्यम से भी क्लियर कट है कि MSME के लिए
एक्सपेंशन के लिए 25% या 25 करोड़ की जो एक लिमिट्स है वो नहीं है। एक्सपेंशन का मतलब ये बताया गया है कोई भी एमएसएमई यूनिट एडिशनल इन्वेस्टमेंट करती है वो हो एमएसएमई के एक्सपेंशन की परिभाषा में आती है, जो इसमें क्लियर कट लिख रखा है साथियों। और ये यदि कोई महिला किसी स्टार्टअप्स को लीड कर रही है तो उसको क्या बेनिफिट्स दिए जाएंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल एफएक्यूज हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बातें आपके बेसिकली राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम के बारे में थी। राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स का पहले का वीडियो जिसमें हमने अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव्स बिल्कुल सरल भाषा में बताए थे, तो उसको आप देखिएगा। फिर हमारे प्रोसीजरल गाइडलाइंस को एक बार देखिएगा। दोनों को जब आप देखेंगे तो आपको रिप्स के बारे में आसानी से समझ पैदा हो जाएगी। कैसा लगा हमारा ये वीडियो जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एथिका एजुटेक। धन्यवाद।